इमेजिन कीजिए कि जॉब के दौरान आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं 10 लाख रुपए एक बैंक में 10 साल के लिए। ये अमाउंट आपको आपके पेरेंट्स ने दिया है ताकि ये अमाउंट आपके बुरे वक्त में काम आए, और आप भी एज अ सिंसियर सिटीजन इसे बैंक की एफडी में डाल देते हैं ताकि ये अमाउंट ग्रो करता रहे। अब 10 साल के बाद एक इमरजेंसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको 30 लाख रुपए के आसपास चाहिए, और आपको याद आता है कि आपने 10 लाख रुपए 10 साल पहले बैंक में डाले थे। आप सोचते हो कि उस अमाउंट से आपकी काफी हेल्प हो जाएगी क्योंकि वो अमाउंट बढ़ के 18 से 19 लाख तो हो ही गया होगा। लेकिन जब आप बैंक जाते हो तो आपको पता चलता है कि वो अमाउंट 18 लाख रुपए नहीं बल्कि 9,27,500 रुपए बचा है। आप में से काफी लोगों को लगेगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कैलकुलेशंस रियल हैं और इसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट -0.75% लिया है जो कि स्विट्जरलैंड के बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आई नो हमें से काफी लोग इस बात पर शॉक्ड होंगे, बट दिस इज रियलिटी। स्विट्जरलैंड के अलावा डेनमार्क, जापान, स्वीडन और स्पेन में भी नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमें से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि इंडियन बैंक इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो ही जा रहे हैं और 6 to 7% का जो इन्फ्लेशन रेट है उसे भी मैच नहीं कर पा रहे। यानी हमारे पैसों की परचेजिंग पावर तो कम हो ही रही है, और हो सकता है कि हमारे देश में भी एक टाइम आएगा जब इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो जाएंगे, और तब हम क्या करेंगे? इसका एक ही आंसर है कि हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। और आज की वीडियो से टॉपिक के ऊपर है कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट को समझकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज अ बिगनर या इवन वो लोग जो इन्वेस्टमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उन्हें इंडेक्स फंड को समझना ही पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बच्चों की भाषा में स्टोरी की फॉर्म में इंडेक्स फंड्स को समझा पाऊं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखिए, जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसे ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। एक तरीका पैसे इकट्ठे करने का ये होता है कि कंपनी के ओनर्स कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर में कन्वर्ट करके उसे बेच दें। लेट्स से कि एक कंपनी है और उस कंपनी के ओनर को पैसे चाहिए, तो वो ओनर अगर अपनी कंपनी का 10% 1 लाख शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप और मेरे जैसे कॉमन पब्लिक उन शेयर्स को खरीद सकती है। लेट्स से कि हम सब ने मिलके 10 लाख रुपए दे दिए इस कंपनी को 1 लाख शेयर्स के बदले। अब इससे हुआ ये कि कंपनी के ओनर्स को लाख रुपए मिल गए अपनी कंपनी के 10% शेयर्स बेचने पर, जिससे वो अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, और हमें एक बिजनेस का छोटा सा टुकड़ा मिल गया जो कि शेयर्स हैं। अब अगर ये कंपनी ग्रो करती है तो हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी जो कि बैंक रेट के इंटरेस्ट से ज्यादा हो सकती है। अब आप सोचेंगे यार ये तो सही है, मगर हम ऐसी कंपनीज ढूंढे कैसे जो ग्रो हो? और ऑब्वियसली अगर हम एक बिगनर है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है और टाइम कंज्यूमिंग भी। इसलिए अब कई लोग बोलते हैं जो एजुकेटेड हैं कि हम तुम्हें कंपनीज ढूंढ के देंगे जिसके बदले हम उन्हें थोड़ी फीस दे सकते हैं, और इन लोगों को हम फंड मैनेजर्स कहते हैं। बेसिकली फंड मैनेजर वो लोग हैं जो अपनी नॉलेज यूज करते हैं काफी सारी कंपनीज ढूंढने के लिए जो उनके अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, और फिर हम सब मिलके फंड मैनेजर्स को पैसे देते हैं। लेट्स से आपने 1 लाख रुपए दिए, मैंने 10 लाख एंड सो ऑन, और ये फंड मैनेजर्स काफी सारी कंपनीज ढूंढ के हमारे पैसे उन सब कंपनीज में डाल देगी और उसके बदले कुछ फीस लेगी, 1 या 2%। अब क्योंकि हम सब ने मिलकर एक फंड कलेक्ट किया था जो फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट किया, इसीलिए इस फंड को हम म्यूचुअल फंड बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक भी लगता है कि हाँ, एक इंटेलिजेंट इंसान है जिसने अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके हमें सलाह दी और उसके बदले हमसे फीस ले रहा है। लेकिन जॉन सी बॉगल बोलते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में नहीं बल्कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये जॉन बॉगल कौन है और अब ये इंडेक्स फंड क्या होता है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जॉन सी बॉगल है कौन। जॉन सी बॉगल वैनगार्ड ग्रुप के फाउंडर हैं, जो ग्रुप $5.3 ट्रिलियन मैनेज करता है। हाँ, आपने एकदम सही सुना, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, बल्कि ट्रिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन विद अ टी। प्लस जॉन बॉगल की स्ट्रैटेजी पर वॉरेन बफेट को इतना विश्वास था कि वॉरेन ने प्रोटेजे पार्टनर्स नाम की एक ग्रुप से $1 मिलियन की शर्त लगा ली कि 10 साल में इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से बेटर ही परफॉर्म करेगा, और एज एक्सपेक्टेड हुआ भी यही। वॉरेन बफेट ये शर्त जीत गए। अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड तो समझ आ गया, लेकिन ये इंडेक्स फंड क्या है? देखिए, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर और उनकी टीम अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके ऐसी कंपनीज ढूंढती हैं जो अच्छा रिटर्न दे सके, इसलिए वो फीस भी लेती हैं 1 से 2% हर साल। लेकिन इंडेक्स फंड वो फंड्स होते हैं जिसमें कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती, बल्कि पहले से सेट रूल्स के अकॉर्डिंग पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करें तो इस इंडेक्स फंड का एक रूल है। वो रूल ये है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग पैसे लगाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से 10.19% यानी 10,109 रुपए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में लगाए जाएंगे। 9,720 रुपए, क्योंकि 9.72% है, वो HDFC बैंक लिमिटेड में लगाए जाएंगे, एंड सो ऑन।
और अगर इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होती है तो आपके पैसे भी उसके अकॉर्डिंग शफल किए जाएंगे। इनकेस अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं पता तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि एक कंपनी में कितने शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय उस कंपनी की एक शेयर की वैल्यू कितनी है। तो इसमें जो फंड मैनेजर्स हैं उनको कोई ब्रेन नहीं लगाना और उन्हें यही रूल फॉलो करना है। तो जो भी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं उसमें उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग पैसे लगा दो। अब जॉन बॉगल का लॉजिक है कि घास के पूरे स्टैक में से एक सुई ढूंढने से बेटर है कि हम पूरा घास का टुकड़ा ही क्यों ना खरीद लें, यानी ऐसी कंपनीज ढूंढना जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सके। इससे बेटर तो यह है कि पूरी मार्केट की कंपनीज में इन्वेस्ट कर लो ताकि हमें एवरेज रिटर्न तो मिलता ही रहे। जॉन बॉगल ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो ऐसी कंपनीज ढूंढे जो मार्केट से बेटर परफॉर्म कर सके, और इसके लिए वो अपनी बुक द लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग में डेटा भी देते हैं। और वो कहते हैं कि अमेरिका में 36 साल में 355 न्यू म्यूचुअल फंड्स आए थे, लेकिन उनमें से 223 म्यूचुअल फंड्स बंद हो गए, यानी 2/3 से भी ज्यादा आउट ऑफ बिजनेस हो गए। इतना ही नहीं, जो बचे थे उनमें से 60 ने इंडेक्स फंड के मुकाबले काफी खराब परफॉर्म किया, 48 ने इंडेक्स फंड के आसपास परफॉर्म किया और सिर्फ 24 ने इंडेक्स फंड से बेटर परफॉर्म किया। असल में इन 24 में से भी ज्यादातर म्यूचुअल फंड ने शुरू में ही अच्छा परफॉर्म किया था जब इनका फंड साइज छोटा था। और जैसे ही वॉरेन बफेट कहते हैं, अ फैट वॉलेट इज द एनिमी ऑफ सुपीरियर रिटर्न्स, यानी जिनकी जेब में ज्यादा पैसे होते हैं वो बिना सोचे समझे लापरवाही से ही पैसा खर्च करते रहते, इसलिए उनके रिटर्न्स भी कम होते हैं। इस तरह एंड में सिर्फ 3 ऐसे म्यूचुअल फंड थे जो बंद नहीं हुए और इंडेक्स फंड के रिटर्न को बीट कर पाए, यानी 1% म्यूचुअल फंड भी लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड्स को मात नहीं दे पाए। अब इससे पहले कि कोई सोचे चलो यार इन्हीं 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि अभी बात पूरी नहीं हुई है। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को भी नहीं पता होता कि इन 355 म्यूचुअल फंड में कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले सालों में। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में एक और कमी है और वो है म्यूचुअल फंड की फीस। आइए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। अग्रवाल नाम का एक अमीर परिवार था। उन लोगों ने अपने देश की मार्केट के सारे शेयर्स खरीद लिए। जब भी कोई कंपनी ग्रो करने के लिए अपने शेयर मार्केट में निकालती तो वो उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते। इस तरह वो और अमीर हो जाते। इस परिवार का हर मेंबर बहुत अमीर था और बहुत खुश था। लेकिन कुछ टाइम के बाद इस परिवार के कुछ मेंबर्स एक्सपर्ट की सलाह लेने गए, क्योंकि सारे शेयर्स अग्रवाल परिवार के पास ही थे। इसलिए एक्सपर्ट्स ने इस परिवार के कुछ मेंबर्स को कहा कि वो अपने कुछ कंपनीज के शेयर्स अपने कजन्स को बेच दे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और उन कंपनीज के शेयर्स खुद के पास रखे जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। इससे वो ज्यादा अमीर हो जाएंगे। इन फैमिली मेंबर्स ने एक्सपर्ट की सलाह मान ली। अब ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स अपनी सलाह के लिए कुछ फीस लेते थे और कई बार जब जरूरत नहीं होती थी तो भी खुद के लिए पैसे बनाने के लिए वो अग्रवाल फैमिली को रेकमेंड कर देते कि वो कुछ कंपनी के शेयर्स खरीद लें या बेच दें। इससे अग्रवाल फैमिली की वेल्थ कम होने लग गई। जब उन्होंने काफी सोचा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये एक्सपर्ट्स की राय लेना एक बकवास काम है और पहले की तरह हर कंपनी का शेयर ही खरीद लिया जाए, ताकि जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो उन्हें फायदा हो और एक एवरेज रिटर्न मिलता रहे। उन्होंने एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन लेना छोड़ दिया और पहले की तरह अपने देश की टॉप कंपनीज के शेयर्स खरीदने लग गए। जॉन बॉगल का भी यही कहना है कि अपने देश की टॉप कंपनीज में पैसे लगाओ और उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखो, जिससे ज्यादा फायदा होगा। जॉन कहते हैं कि अगर हम अपने देश के सारे इन्वेस्टर्स का रिटर्न देखें, यानी उन्होंने कितने % कमाया है, तो वो मिलाकर उतना ही रिटर्न होगा जितना कि मार्केट ने दिया है। लेकिन अगर इनमें से कुछ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने के लिए फंड मैनेजर्स की मदद ली है तो उन्हें काफी कमीशन भी देनी पड़ेगी और बिल्कुल उतना ही उन्हें कम रिटर्न भी मिलेगा। उनका रिटर्न उतना ही कम हो जाएगा जितना उन्होंने कमीशन दिया है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम कमीशन देते हैं या नहीं देते तो इसका हमारे रिटर्न पर कितना असर पड़ता है। इमेजिन कीजिए कि एक स्टॉक मार्केट है जो कभी ज्यादा रिटर्न देती है तो कभी कम, लेकिन एवरेज में हमें 50 साल के लिए 8% रिटर्न मिल जाता है। सोचिए एक इंसान है जो 22 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है और 65 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करता रहता है। अब आप बोलेंगे इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट, तो इसका जवाब यह है कि वैसे भी तो हर कोई लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ना कुछ पैसे तो सेव करता ही है। तो इस इंसान ने बैंक के बजाय स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था जो 8% का रिटर्न दे रही थी। अब इसके बजाय अगर वो म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करता है तो फंड मैनेजर उससे 2.5% लेगा, जिसके कारण हर साल उसका रिटर्न 8 माइनस 2.5% यानी 5.5% का होगा। अब अगर ये इंसान एक ही बार में 1 लाख रुपए 50 साल के लिए 5.5% पर इन्वेस्ट कर देता है तो उसका फाइनल रिटर्न 14 लाख मिलेगा। लेकिन अगर इतना ही पैसा वो बिना किसी फंड मैनेजर को फीस दिए 8% पर इन्वेस्ट करता है तो उसका फाइनल रिटर्न 46 लाख होगा, यानी पहले रिटर्न से 300% ज्यादा।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि टैक्सेस आर कॉस्ट टू। स्टॉक मार्केट में कहावत है कि जितना ज्यादा मोशन होगा रिटर्न उतना ही कम होगा, यानी हम जितनी बार अपने फंड से पैसे निकालते हैं हमें उतनी बार गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि उसे हमारी इनकम ही माना जाता है। ये काफी बड़ा खर्चा होता है। ऐसे फंड्स जिन्हें एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है उनमें शेयर्स बार बार खरीदे और बेचे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब जब फंड मैनेजर को लगता है कि कोई दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो वो पुरानी कंपनी के शेयर्स बेचकर आपका पैसा नई कंपनीज में लगा देता है। लेकिन अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय तक उसे होल्ड करके रखते हैं तो हमें पता है कि हमारा पैसा ज्यादा मूव नहीं करेगा, इसलिए इन्वेस्टर को टैक्स भी काफी कम देना पड़ता है। आइए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जॉन बताते हैं कि पिछले 25 सालों में इक्विटी फंड का एवरेज रिटर्न 10% रहा है, जबकि अमेरिका के इंडेक्स फंड S&P 500 का रिटर्न 12.3% रहा है। अब ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्हें बहुत ही एक्टिवली मैनेज किया जाता है, इसमें बार बार शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को एवरेज में 1.5% का टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो उनका इफेक्टिव रिटर्न है वो 10% माइनस 1.5% विच इज इक्वल टू 8.5% हो जाता है। अगर हम S&P 500 की बात करें तो उसमें टैक्स 0.6% के करीब है। ये रेट इसीलिए कम है क्योंकि इस इंडेक्स फंड के शेयर्स बहुत ज्यादा खरीदे या बेचे नहीं जाते, इसीलिए इस केस में हमारा इफेक्टिव रिटर्न 12.3% माइनस 0.6% यानी 11.7% के करीब आता है। इसका मतलब अगर कोई 1 लाख रुपए 25 सालों के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसे अंत में 6,97,000 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन इंडेक्स फंड में 14,90,000 मिलेंगे, यानी म्यूचुअल फंड वालों को करीबन 8,37,000 रुपए कम मिलेंगे। तो अगर अब आप कन्विंस हो चुके हैं जॉन बॉगल की थियोरी से कि इंडेक्स फंड्स आर बेटर देन म्यूचुअल फंड्स, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि इंडेक्स फंड में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें कब इन्वेस्ट करें। ओके, अगर हमें इंडेक्स फंड खरीदना है यानी इन कंपनीज में इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्ट पैसे करने हैं, तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, यानी एक ऐसा दुकानदार चाहिए जहां पर ये सामान बिक रहा हो। तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल ग्रो का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे इनका यूआई अच्छा लगता है तब मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि ये जो भी प्लेटफॉर्म हम यूज करेंगे, लेट्स से ग्रो, तो क्या ये सिक्योर्ड है कि नहीं, या जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इन्वेस्ट करेंगे उनका हम सर्टिफिकेट देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेबी का सर्टिफिकेट है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे सेबी ने इनको ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि ये एज अ ब्रोकर एक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में जो ग्रो की कंपनी है उसका नाम है नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और ये सर्टिफिकेट आप सेबी की वेबसाइट में जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। सेकंड जो डाउट आता है वो ये है कि अगर हम ग्रो में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और ग्रो वाले पैसे लेके भागे तो क्या होगा। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हम ग्रो को पैसे देते हैं और जो भी इनकी डीलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग जिसमें भी हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो पैसे उस प्लेटफॉर्म में चले जाते हैं। लेट्स से अगर हम ICICI का प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ खरीदते हैं तो एक बार अगर ट्रांजैक्शन हो गई है तो पैसे ICICI के पास होंगे, ना कि ग्रो के पास। जब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये ICICI वाले हमें ईमेल भी सेंड करते हैं कि आपके पैसे हमारे पास आ गए हैं। हम इनके बैंक में जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। अब अगर बैंक ही भाग गया तो ऑब्वियसली हम कुछ नहीं कर सकते। तो जिस भी बैंक में आपको भरोसा है उसके एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग वगैरह जैसे भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे सबने ये रूल ही फॉलो करना है और इसी के अकॉर्डिंग पैसे इन्वेस्ट करने हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो अब मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला मैंने एक उठाया है नॉर्मल म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल, और सेकंड मैं उठा रहा हूँ एक इंडेक्स फंड का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये UTI निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो अगर सबसे पहले हम इसकी होल्डिंग की बात करें तो ऑब्वियसली इसकी होल्डिंग हम नीचे आएंगे और हम देख सकते हैं कि इन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। इनकी कंपनीज है ये इन्फोसिस, TCS, HCL। इन्फोसिस में इन्होंने इन्वेस्ट किया है 21.6%, TCS में 7.4%, HCL टेक्नोलॉजी में 7.1% एंड सो ऑन। अब क्योंकि ये फंड मैनेजर अपना ब्रेन यूज कर रहे हैं, यानी इनके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म अच्छा कर सकती है, इसीलिए इनकी जो एक्सपेंस रेशियो है यानी इनकी कमीशन वो इंडेक्स फंड के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये क्या है 1.16%। अगर यही हम देखें UTI निफ्टी 50 में तो इनकी जो एक्सपेंस रेशियो है यानी इनकी कमीशन बहुत ही कम है 0.1%, क्योंकि यहाँ पर इनको कोई ब्रेन नहीं लगाना। ये इस केस में भी 1.16% आ गई, वरना ये 2% के आसपास होती थी, क्योंकि ये डायरेक्ट प्लान है। अगर ये डायरेक्ट प्लान नहीं होता तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता। अब एक्चुअली यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म की वजह से यूजर्स को इन्फॉर्मेशन आ गई है तो हम हमेशा डायरेक्ट प्लान ही खरीदते हैं, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 1.16% है और इसका कितना है 0.1%। फिर भी आप देख सकते हो ये इसके 10 टाइम्स ज़्यादा है। एनीवेज, तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 100 रुपये का आप सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 100 रुपये पर मंथ आप दे के इस फंड में
स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सिप अमाउंट है 500 रुपीज़। ये फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 में और इसका फंड साइज है 3669 करोड़ रुपीज़। यानी सब ने मिलके इन फंड मैनेजर्स को 3669 करोड़ रुपीज़ दे चुके हैं और वो सारे के सारे पैसे निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में लगे हैं। जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका फंड साइज थोड़ा सा कम है, 2042 करोड़ रुपए। अब अगर हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर रिटर्न आता है 128%, 28.4 3 ईयर का, 22.8 5 ईयर का रिटर्न और सिंस इंसेप्शन यानी जब से शुरू हुआ है ये 23.9% है। जबकि अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो कम है, ये 61, 11, 14 और सिंस इंसेप्शन तो ये 12.7% है। तो इसके अकॉर्डिंग तो जो जॉन सी भोगल की थियोरी है वो गलत हो रही है। पर अगेन अगर आप विश्वास करते हैं कि ये बाकी जो जितने भी फंड्स हैं ये वही फंड है जो ओपन रह गए, यानी जो फ्लॉप हो गए थे फंड वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। अगर आपको इस थियरी पे बिलीव है तो मैं भी ये प्रेफर करूंगा कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप निफ्टी इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें और कंपनीज के भी इंडेक्स फंड्स ले सकते हैं। लेट्स से हम HDFC का इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं, तो ये भी सेम ही करेंगे, सेम जगह ही ये एक्चुअल में इन्वेस्ट करेंगे। तो इनका फंड साइज 2060 करोड़ है और इनका एक्सपेंस रेशियो भी सेम है। तो जिस बैंक में भी आपको विश्वास है, HDFC, UTI या कोई और, तो उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सिर्फ स्टार्ट करने के लिए हमें नॉर्मली जैसे हम अमेजोन से खरीदते हैं वैसे ही खरीदना है, ईमेल आईडी में लॉगिन करके। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में पैन कार्ड और ये देना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोसेस बहुत सिंपल हो गया है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, खरीदना मुश्किल नहीं है, जिस लॉजिक जो लगाना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द क्लरिकल नॉलेज, ये कि खरीदना कैसे है। तो ये जब आप खरीदते हो इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता, जैसे आप फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हो या अमेजोन से खरीदते हो, ये एग्जैक्टली वैसा ही है। अब सवाल आता है कि कब इन्वेस्ट करें। अगर तो आप सिप स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप इंडेक्स फंड में डालना चाहते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ प्रोफेशनल्स का कहना यही है कि हम सिप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इंडेक्स फंड तब भी खरीद रहे होंगे जब मार्केट ऊपर जा रही होगी और तब भी खरीद रहे होंगे जब मार्केट डाउन होगी। तो हम एक एवरेज रिटर्न ले सकते हैं। अगर हम लमसम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी एक साथ कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके मन में सवाल होगा कि यार अगर मैंने पीक में इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा 10 सालों में। एंड यू आर राइट, हम एक्सट्रीम पीक में एक साथ सारा अमाउंट ना इन्वेस्ट करें। इसके लिए हमें GDP और मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना होगा, जिसे हम वॉरेन बफेट इंडिकेटर भी कहते हैं। तो आपके मन में जो डाउट हो सकता है ऑब्वियसली वो सही है। अगर तो हम सिप कर रहे हैं तो हम हर वक्त खरीद रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 22 फेब 2016 में खरीदते हैं, फिर 22 मार्च 2016 में खरीदेंगे और हर बार हम ऑन एन एवरेज हर महीने में खरीद रहे होंगे। तो जो हमारा रिटर्न होगा वो भी एवरेज होगा। लेकिन जो लंप सम है, यानी एक साथ अगर पैसे में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या हमें कर देने चाहिए या इसके पीछे कोई लॉजिक है? तो एक जो लॉजिक ऑब्वियसली आता है वो है बफेट इंडिकेटर। बफेट इंडिकेटर की बाद में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन एक बार एक चीज देखते हैं। लेट्स से हम ये कैलकुलेटर साथ में उठा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, यानी जब इसकी NAV की वैल्यू थी 344, क्योंकि ये पीक है, तो ऑलमोस्ट पीक में जब हम आगे जाते हैं, ये डेट थी 2018 अगस्त, और यहाँ पे हम दोबारा से आते हैं ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के बाद, और यहाँ पे हो गया ये 370। तो हमने क्या किया था, 344 पे खरीदा और हमने वेट भी किया क्योंकि हमने पीक पे ही खरीदा और इस टाइम भी पीक ही है। तो 344 और ये आ गया 367 अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर है 367, लेट्स से हम 367 में बेच रहे हैं। 367 माइनस 344 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 344। तो हम ये परसेंटेज रिटर्न देख रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय ऑब्वियसली 100। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 6% के आसपास का रिटर्न है। तो ये लगता है 15% तो हुआ नहीं, हमने 2 साल भी वेट किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने खरीदा 256 और यहाँ पे हमने बेचा 466। तो 256 और 456 पे देखते हैं। 456 माइनस 256 डिवाइडेड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे जो रिटर्न है, अगर आपने बिल्कुल लो पे खरीदा होता और अभी आसपास आप देख रहे होते तो 78% का रिटर्न आ गया है। तो आप ये बोलोगे बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो ऑब्वियसली मार्केट महंगी है या सस्ती है, उसके लिए हमारे पास है बफेट इंडिकेटर। तो ये वॉरेन बफेट ने एक इंडिकेटर बताया था कि एक हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर एक ही फॉर्मूला चूज करना हो तो वो फॉर्मूला होगा ये बताने के लिए कि वो मार्केट उस वक्त महंगी है या बड़ी। वो बोलते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का GDP के साथ रेशो ले लो, यानी जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है और जो GDP है, इसका अगर आप रेशो लोगे तो वो हमें बताएगा कि मार्केट सस्ती है या महंगी है। तो अगर वो रेशो 54% से कम आता है तो हम बोलेंगे कि बहुत ही सस्ती है।
अगर वो रेशियो 54 और 70 के बीच में आता है तो मॉडेस्टली अंडरवैल्यूड है, यानी ठीक ठीक लोअर साइड में है। 70 से 85 तक आते तो फेयर वैल्यूड है, यानी ना महंगी है ना सस्ती है। 85 से 101% आता है तो मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड है, यानी थोड़ी सी महंगी है। और 101 से ज़्यादा आता है तो सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है। तो इसमें रेशियो में हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली जैसे बताया था कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है सारी कंपनीज़ की, यानी अगर हम निफ्टी 50 की मार्केट कैपिटलाइजेशन ले लें और वो जस्ट से 26.1 ट्रिलियन है। आई डोंट थिंक ये इंडिया का एग्जांपल है, क्योंकि हमारी शायद जो जीडीपी है वो 2.5 ट्रिलियन के आसपास है, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ये 26 डिवाइडेड बाय 17.2 आ गया, तो ये 151.7% आ गया। अगर ये रेशियो इतना आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो मार्केट है वो बहुत महंगी है। तो अभी राइट टाइम नहीं है कि हम लंप सम एक साथ पैसे इसमें इन्वेस्ट कर दें। तो अगर अभी हम चेक करना चाहते हैं कि मार्केट सस्ती है या महंगी है, यानी क्या एक साथ लंप सम पैसे इन्वेस्ट कर दिए जाए या नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हम इनका रेशियो लेंगे। तो आप ग्राफ्स में वैल्यू देख सकते हैं। ओके, तो ये इंडिया की जीडीपी है और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अब हम क्या करते हैं, इनका रेशियो लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिया के टोटल मार्केट कैप देखते हैं, यानी कंपनीज, सारी कंपनीज को अगर हम ऐड कर दें तो उनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या आएगी, वो आएगी 183,225 बिलियन रुपीस। तो उसको हम लिख लेते हैं 183,225 डिवाइडेड बाय इंडिया की जीडीपी इस वक्त क्या चल रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्लोज टू है 190,340 के आसपास, 190,340। तो हमने इसको डिवाइड किया 190,340 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारा इंडिकेटर आ गया 96.26%। तो हमने क्या देखा था, अगर 96% के आसपास आ रहा है तो क्या सस्ती है मार्केट या महंगी है। अगर रेशियो 90 से ज़्यादा आ रहा है, अभी कितना आ रहा है 96%, तो ये सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है, यानी अभी एक साथ लंप सम पैसे इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता। यहाँ पर भी फेयर वैल्यूड में भी नहीं है। अगर आपका इसके आसपास नंबर आ जाए 49, 50 के आसपास, तो काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि ये राइट टाइम है कि हम लंप सम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट स्टिल डिसीजन आपका है और आप बाकी भी रिसर्च कर लीजिएगा लंप सम पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जॉन सी बॉगल की थ्योरी देखी कि क्यों इंडेक्स फंड्स आर बेटर देन म्यूचुअल फंड। इसके बाद हमने देखा कि कैसे हम इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं और प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंग कब हमें सिप स्टार्ट करनी चाहिए और कब लंप सम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसीलिए फाइनल डिसीजन आप कॉन्सेप्ट्स को खुद समझ के ही इंप्लीमेंट करें। एनीवेज दोस्तों, अगर आप और ग्रेट आइडिया सीखना चाहते हैं अमेजिंग लोगों की अमेजिंग बुक से, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 140 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में हिंदी में अवेलेबल है और हम हर हफ्ते एक बुक समरी इसमें ऐड करते रहेंगे। तो अगर आप इस नॉलेजेबल ऐप में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। ये ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।